ठीक। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज खेड़ा आंदोलन पढ़ना है, ठीक ना। बैठिए, हिस्ट्री में आज पढ़ेंगे, आज खेड़ा आंदोलन दिख रहा है हिस्ट्री है। पहले दिखता था जो है यहाँ तक, चलिए दिख रहा है। देखिए आज आप क्या पढ़ेंगे, खेड़ा आंदोलन, ठीक ना। ध्यान देखें, खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, 1918 में। कब हुआ था, 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ, ठीक। अब इसमें क्या हुआ था, उस समय खेड़ा के जो किसान थे बच्चों ना, खेड़ा के किसान, इनका लगभग उस समय खेड़ा के किसानों का 75% फसल खराब हो गया था। समझ गए, 75% फसल क्या हो गया था, खराब। 75% फसल, 75% फसल क्या हो गया, फसल खराब हो गया था, ठीक ना। बचा कितना परसेंट, 25%, यही ना। 5 5 10 7 2 9 1 10, ठीक है। 25% फसल केवल इनका सही बचा था। मतलब इनका जो है 75% फसलें खराब हो गया था किसानों का, खेड़ा के किसानों का। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, उस समय अंग्रेजों ने किसानों पर 23% टैक्स लगा रखे थे किसानों को देने के लिए, 23% टैक्स। अब अगर 75% फसल खराब हो गया तो किसान कैसे 23% टैक्स देगा, चांस नहीं भाई। 25% फसल बचा, 23% देगा तो खाएगा क्या वो, समझ गए। तो इसकी अब किसान परेशान हो गए। तो इसकी पूरी बात पहुंची गांधी जी के पास। कहाँ पे, गांधी जी के पास। तो गांधी जी ने पहले अंबिका लाल साराभाई को भेजा, कहा कि जाइए जरा देखिए जो है। तो इनसे कब बात नहीं बनी, तो गांधी जी खुद आए और गए अंग्रेजों से बात किए। कहीं ये बताइए, टैक्स संहिता, एक टैक्स संहिता है। टैक्स संहिता कहती है अगर 50% से ज़्यादा गिरावट, अगर किसी भी, जैसे मान लो फसल पे आपने टैक्स लगाया है कितना परसेंट, 23%, और अगर फसल की गिरावट 50%, अगर फसल किसी का खराब हो गया, या 50% से ज़्यादा फसल किसी का खराब हो गया, 60% 65% खराब हो गया, तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब जिनकी फसल अच्छी हुई है वो टैक्स दे सकते हैं। जिनकी फसल 50% से ज़्यादा खराब हो गया है ना, 55% 60%, जिनकी फसल खराब हो गया है उनको टैक्स नहीं देना है। तो इधर किसानों का जो है 75% फसलें खराब हो गया था। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों से बात की, कहें कि देखिए जो किसान समर्थ है, जिनकी फसल अच्छी हुई है, उनसे आप टैक्स लीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन जिन किसानों की फसल 75% खराब हो गया है, वो किसान आपको टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि टैक्स संहिता कहती है अगर 50% फसल की गिरावट हो गई तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं। तो फिर बाद में चल करके खेड़ा आंदोलन जो चला 1918 में, इसमें सफलता मिला, ठीक ना। महात्मा गांधी जी इसमें भी किसानों को जीत दिलाएं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि किसानों को जो है इस 23% टैक्स से क्या हो गए, किसान मुक्त हो गए, किसानों को टैक्स देना नहीं पड़ा। अर्थात किसानों की 75% फसल खराब था, इसीलिए किसान क्या कि एक भी % टैक्स अंग्रेजों को नहीं दिए। तो इसमें भी क्या हुआ, महात्मा गांधी जी की जीत हुई, किसानों की जीत हुई। उसके बाद फिर क्या हुआ बच्चों, बता दें। खेड़ा आंदोलन के बाद आता है 1919 का दौर, 1919। 1919 में हुआ था बच्चों रॉलेट एक्ट। क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट। एक चीज ध्यान देखिए, क्लीन दिख रहा है कि नहीं उसमें, रॉलेट एक्ट, ठीक ना। तो 1919 में हुआ था बच्चों रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट क्या था, ध्यान सुनिएगा। एक अंग्रेज था जिसका नाम था सिडनी रॉलेट एक्ट। क्लियर दिख रहा है अब। एक अंग्रेज था जिसका नाम था सिडनी रॉलेट एक्ट। ध्यान सुनिएगा, रॉलेट एक्ट क्या है। उस समय एक अंग्रेज था जिसका नाम था, एक जज था जिसका नाम था सिडनी रॉलेट, उसका नाम ही था, उसका नाम था सिडनी रॉलेट। रॉलेट एक्ट 1919 में आया। ये क्या है रॉलेट एक्ट, ध्यान सुनिएगा। एक अंग्रेज जज था जिसका नाम क्या था, सिडनी रॉलेट। इसने क्या किया था, एक कानून लाया था भारत में, एक एक्ट भारत में लाया था।
जिसका नाम रखा था एनार्कल, एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी, रिवोल्यूशनरी है यार, एक बच्चा रिवोल्यूशनरी है, रिवोल्यूशनरी, रिवोल्यूशनरी, एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट, ये किसने लाया था? सिडनी रॉलेट ने। तो सिडनी रॉलेट ने भारत में एक एक्ट लाया था जिसका नाम दिया था एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट, समझ गए? इसी इतने बड़े नाम को संक्षेप में हम लोग रॉलेट एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉलेट एक्ट। इतने बड़े नाम को संक्षेप में क्या कहते हैं? रॉलेट एक्ट कहते हैं। इसका नाम रॉलेट है, रॉलेट, और इसका ये एक्ट मिलाकर क्या बन गया? रॉलेट एक्ट। तो एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट को रॉलेट एक्ट संक्षेप में कहा जाता है, छोटे रूप में, ठीक ना? और ये रॉलेट एक्ट बहुत फेमस था। रॉलेट एक्ट का मतलब क्या होता था कि अंग्रेज, रॉलेट एक्ट का मतलब क्या होता था कि अंग्रेज जिस भी भारतीयों को अंग्रेज टारगेट बना लेते थे, यानी कि अगर अंग्रेजों को शंका लग गया कि ये भारतीय, ये जो इंडियन है, ये भारतीय जो है, या हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, भारत का है बस, कि ये भारतीय जो है अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, ठीक ना? अंग्रेजों के खिलाफ कोई गलत कदम उठा रहा है, तो जो अंग्रेज होते थे बिना पूछे किसी से, अंग्रेज जो सैनिक होते थे बिना किसी पूछे उस व्यक्ति को टारगेट करके उसे उठा लेते थे और जेल में बंद कर देते थे, जेल में बंद कर देते थे। और जेल में बंद करने के बाद जो भी ताड़ना देना हो, प्रताड़ना करना हो, सब करते थे। अच्छा, खास बात यह था कि इस एक्ट के तहत कोई भी उसके घर के जो परिवार के जो मेंबर थे ना, इस एक्ट के तहत न तो कोई वकील कर सकते थे, न तो किसी कोर्ट में केस, मतलब न तो कोई वकील कर सकते थे, न तो कोई दलील कर सकते थे, न तो कोई अपील कर सकते थे, मतलब कि कुछ भी नहीं कर सकते थे। अंग्रेज जब चाहेंगे तब छोड़ेंगे, समझ गए? तो रॉलेट एक्ट को कहा गया बच्चों कि रॉलेट एक्ट के बारे में कहा जाता है कि रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था, ऐसा नियम था कि जिसको कहा गया बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील वाला कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट के खिलाफ आप ना तो कोई वकील कर सकते हैं, ना तो कोई दलील कर सकते हैं, ना तो कोई अपील कर सकते हैं, कहीं भी कुछ भी अपील वगैरह नहीं कर सकते। इसी को कहा गया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के तहत जिस भी भारतीय को अंग्रेज पकड़ करके जेल में बंद करते थे, उसके खिलाफ आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना तो कोर्ट में वकील, न तो कोर्ट में आप जो है अपील कर सकते हो, न तो जो है मुकदमा, मतलब न तो आप जो है पुलिस चौकी में जाकर कुछ छुड़ा सकते हो, न तो कोई अपील कर सकते हो, कुछ दलील भी नहीं कर सकते, किसी कोर्ट में आप मतलब मुकदमा भी उसके खिलाफ नहीं लड़ सकते, समझ गए? मतलब कोई अधिकार नहीं है आपका। अगर अंग्रेज पकड़े हैं तो जान लो पिटाना है फिक्स है जेल के अंदर, समझ गए ना? अंग्रेज कुछ भी करेंगे, ऐसा कानून बनाए थे। तो हमारे जितने भारतीय थे ना इस कानून से बहुत परेशान हो गए, कहीं ये तो बहुत गंदा कानून बना, रियल में गलत था भारतीयों के लिए। हमारे भारतीयों ने इसका बहुत विरोध किया, समझ गए? हमारे भारतीयों ने इसको काला कानून कहे थे, काला कानून। उसके बाद एक थे उनका नाम था श्रद्धानंद ने रॉलेट एक्ट का बहुत विरोध किए थे। इन्होंने रॉलेट एक्ट के विरोध में कहे थे, इन्होंने एक आंदोलन चलाया था रॉलेट एक्ट के विरोध में, कर मत दो का आंदोलन। कौन सा आंदोलन? कर मत दो, कर मत दो। ये इन्होंने आंदोलन चलाया था किसके खिलाफ? यानी रॉलेट एक्ट के खिलाफ कर मत दो का आंदोलन चलाए थे श्रद्धानंद ने, समझ गए कि नहीं? और ये रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता है? बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून, ठीक? रॉलेट एक्ट के बारे में क्या कहा जाता है? ना तो कोई आप वकील कर सकते हैं, ना तो इसके खिलाफ कोई दलील कर सकते हैं, ना तो इसके खिलाफ कोई आप अपील कर सकते हैं, मतलब रॉलेट एक्ट के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते, समझ गए? उसके बाद फिर क्या हुआ कि रॉलेट एक्ट में देखा गया बच्चों कि पंजाब के एक नेता थे जिनका नाम था डॉक्टर सत्यपाल, ध्यान सुनिएगा, डॉक्टर सत्यपाल। और एक कश्मीर के एक नेता थे, उसका नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ठीक? अंग्रेजों ने इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था, जेल में बंद कर दिया था, ठीक ना? इसी रॉलेट एक्ट के तहत। तो हमारे सारे भारतीयों ने इसका बहुत विरोध किया। इन्हीं के विरोध के लिए अब घटना आता है 13 अप्रैल 1919 का, समझ गए?
जलियांवाला बाग हत्याकांड वाला। अब उसमें बताते हैं, इन्हीं इसी कहानी आगे बढ़ जाती है। अब ध्यान सुनिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना, ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये रिलेटेड कई बार पेपर में आया है। इसका पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म वगैरह, ठीक है, जानते रहना। अब घटना है बच्चों 13 अप्रैल का, 13 अप्रैल 1919 की घटना है। इस दिन क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, बाग हत्याकांड, ये घटना हुआ था, ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुआ था, ध्यान समझिएगा। अब देखिए, तो 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था बच्चों, ध्यान समझिएगा। पंजाब के अमृतसर में, ध्यान सुनिए, आपको बता दें कि उस समय कश्मीर के जो नेता थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, पंजाब के नेता थे डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों नेताओं को रॉलेट एक्ट के तहत अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था, ठीक। उसके बाद हुआ क्या, जब गिरफ्तार कर लिए तो पूरी मतलब कि पंजाब की जो जनता थी, पंजाब की जनता, वह जो है पंजाब के अमृतसर में एक बाग है जिसका नाम है जलियांवाला बाग, ठीक, उसके अंदर सारे भारतीय जो है, हिंदू मुस्लिम सब उसी में जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ कुछ षड्यंत्र बना रहे थे प्रदर्शन करने के लिए, ठीक, प्रदर्शन कर रहे थे, एक प्रकार का आंदोलन कर रहे थे। तो सारे भारतीय जो है उस समय अमृतसर में, भारत की जो जनता थी अमृतसर में, सब उपस्थित थे उस समय, हालांकि डंडा वंडा नहीं लिए थे, खाली हाथ सब वहाँ पे थे। अंग्रेजों के खिलाफ ये लोग ये प्लानिंग बना रहे थे कि हम कैसे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को छुड़ा सकते हैं। बैसाखी का दिन था, कौन सा दिन, बैसाखी का दिन था। और बता दें कि उस समय जो है एक हंसराज नाम का एक भारतीय था, हंसराज नाम का, उसने देखा कि पंजाब के अमृतसर में जलियांवाले बाग में कम से कम इतने हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। तो हंसराज नाम का एक भारतीय था, सोचो भारतीय था हंसराज, ये क्या किए पता है, अंग्रेजों को ना जाकर सूचना दे दिया कि आप सबके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है जलियांवाले बाग में। उस समय भारत का जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारत का वायसराय उस समय कौन था, इंडिया का वायसराय, भारत का जो वायसराय था उस समय था, उसका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। वायसराय का मतलब उस समय मेन यही था, भारत में कंट्रोलिंग प्रशासन को कर रहा था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड उसका नाम था, ठीक। ये जलियांवाला बाग जानते रहना, ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, ठीक, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और उसके साथ साथ पंजाब का उस समय, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो उस समय पंजाब का बच्चों, पंजाब का एक था लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसका नाम था ओडायर, क्या नाम था, ओडायर। ये पंजाब का, देखिए भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसका नाम था ओडायर, क्या नाम था, ओडायर। तो ओडायर और पंजाब का एक ब्रिगेडियर था, क्या था, ब्रिगेडियर, जिसका नाम था आर डायर, क्या नाम था, आर डायर। तो चेम्सफोर्ड ने इससे कहा, ओडायर से कहा कि ओडायर अपनी सेनाओं को भेजिए तुरंत वहां पे, कैसे भारतीय षड्यंत्र बना रहे हैं क्या हम लोगों के खिलाफ। तो ओडायर को सूचना मिला, ओडायर ने आर डायर के साथ गोरखा रेजिमेंट को भेजा था, गोरखा रेजिमेंट। ये गोरखा रेजिमेंट क्या है, ध्यान सुनिए। देखो बच्चों, सैनिकों की अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे राजपूत रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, ठीक ना, तो ऐसे अलग अलग नाम दिए जाता है, समझ गए। तो जो सैनिकों की टुकड़ी आर डायर लेकर गया था जलियांवाले बाग में, उसका क्या नाम था, गोरखा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट के साथ गया था। और बताते जलियांवाले बाग के चारों तरफ ऊंचा ऊंचा दीवार था, जलियांवाले बाग के बीच में एक कुआं था और एक मेन गेट था एंट्री करने का बस। तो आर डायर जब अपनी सेनाओं को लेकर आया ना, तो पहले मेन गेट के सामने सैनिक लगाकर अंदर एंट्री किया और सैनिक इसके मेन गेट की तरफ खड़े हो गए, और उसके बाद इसके कहने पर अंधाधुंध गोलियां चलाया गया। लगभग उसमें जितने भी 1000-2000 की संख्या में जितने भी लोग थे सब मारे गए वहां पे। कुछ लोग दीवार के ऊपर, दीवार पे चढ़कर भाग रहे थे, वो भी मारे गए। ज़्यादा लोग जान बचाने के चक्कर में कुएं में कूद गए, तो एक लोग थोड़ी कूदेंगे, उसमें कम से कम सैकड़ों लोग कूदे तो वैसे भी मर गए, उसमें सब मारे गए। एक व्यक्ति था, एक बता दे कि हाँ, एक लगभग मतलब एक बंदा बचा था जिसका नाम था उधम सिंह।
ऊधम सिंह के हाथ पे एक गोली लग गई थी और वो बेहोश हो गया था। बाद में जब उठा देखा सब मरे हैं। उसके बाद उसने उस दिन कसम खा लिया, वही बचा था ऊधम सिंह। ऊधम सिंह ने कसम खाया कि हम ओ डायर को हम जान से मारेंगे, और ओ डायर की जो हत्या होगी, ओ डायर की जो हत्या होगी वो यमराज के हाथों नहीं होगा, वो ऊधम सिंह के हाथों होगा। उस दिन उसने कसम खाया था कि जहाँ भी रहेगा इसको मारेंगे जरूर। उसके बाद क्या हुआ, ये घटना जब घटी तो इस घटना के घटने के बाद क्या हुआ था, उस समय भारत का जो वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, ठीक। तो चेम्सफोर्ड ने ओ डायर को भारत में नहीं रुकने दिया। इसने ओ डायर को जो है भारत से इंग्लैंड ट्रांसफ़र कर दी, कहा तुम इंग्लैंड चले जाओ, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, ठीक। तो इसको कहाँ भेज दिया गया, इंग्लैंड भेज दिया गया। ये इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड में बता दें कि इसका बैंड बाजे स्वागत हुआ था, बैंड बाजा और तलवार उलवार इसको दिया गया था, बैंड बाजे से इसका भव्य स्वागत हुआ कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, माला वाला इसको पढ़ाया गया, समझ गए। उसके बाद क्या हुआ था कि ऊधम सिंह का पूरा टारगेट था कि इसको मारना है, चाहे जैसे मारना है। तो ऊधम सिंह जो है पहले तो क्या किया कि पहले भारत में ही एक ऐसे मतलब कि जैसे बढ़ाई का काम जानते, कारपेंटर, जैसे पल्ला मुहारा जंगला, तो इसका नॉर्मल वैसे काम वाम करके कुछ पैसा वैसा अर्निंग किया एक बंदूक खरीदने के लिए। लेकिन अब यहाँ से बंदूक लेकर जाएगा तो वहाँ पकड़ा जाएगा, तो इसने पैसा वैसा अर्निंग करके चला गया इंग्लैंड गया। वहाँ पर इंग्लैंड जा करके वहाँ पर इसने जो है मतलब कि जैसे एक मतलब कि अवैध तरीके से बंदूक लिया, पैसा वैसा दे करके, अवैध चीज़ें कहीं भी मिल सकता है, बंदूक लिया वहाँ पे खरीदा। और बता दे कि एक दिन ऐसा आया कि इंग्लैंड के लंदन में एक हॉल है जिसका नाम है कैक्सटन हॉल। कौन सा हॉल है, कैक्सटन हॉल है, कैक्सटन हॉल। इंग्लैंड में एक हॉल है जिसका, लंदन में एक हॉल है जिसका नाम है कैक्सटन हॉल। वहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मीटिंग हो रही थी, तो उसमें ओ डायर को बुलाया गया था। तो ओ डायर आया था, वहाँ स्पीच दे रहा था। इसकी पूरी सूचना मिली थी ऊधम सिंह को। तो ऊधम सिंह अंग्रेजों जैसा टोपी पहना, पूरा कपड़ा पहना, ठीक, सूट बूट के साथ अंग्रेजों जैसा दिखने लगा। और एक बुक लिया, कॉपी, मोटा सा कॉपी ले करके उसमें क्या किया, पहले बंदूक को ऐसे सेट करके रखा। तो रख करके उसमें क्या किया ना, ऐसे बीच से बंदूक को जब रखा तो उसके आकार से ही ऐसे एकदम पत्ती से एकदम काट के उसका आकार बना दिया बंदूक का, ताकि बंदूक उसमें क्या हो सके, सेटअप हो सके। बंदूक ऐसे लेकर जाएगा बाहर में भगा दी जाएगा, पकड़ा जाएगा। तो बंदूक ताकि उसमें सेटअप हो, बंदूक उसमें सेट करके कॉपी को ऐसे फोल्ड कर दिया, बंद कर दिया। समझ ही नहीं आ रहा था इसमें बंदूक रखा गया, समझ गए। उसके बाद क्या हुआ कि कॉपी को ऐसे ले करके इस टाइप से ऐसे कॉपी ले करके ऐसे, दिख रहे हैं, ऐसे कॉपी ले करके, दिख रहा है, रहने दो, वो तो सेंस एक बता दे रहे हैं, ठीक है रहने दो, दिखाना है उसमें। ऐसे कॉपी ले करके, इस टाइप से कॉपी ले करके ऐसे आ रहा था, इस टाइप से क्या किया, ऐसे आ रहा था, इस टाइप से कैक्सटन हॉल की तरफ ऐसे आया। तो उधर एक सामने जस्ट गार्ड लगे थे, तो गार्ड ने रोका, रुकिए, चेकिंग कराई। पहले मशीन नहीं होता था चेकिंग करने के लिए, पहले हाथों से चेक होता था। तो इसने ऐसे खड़ा हो गया, पूरा चेक किए। कहें ये बताओ ये हाथ में क्या लिए हो, कहें सर बुक लिए हैं। तो कहें कि बुक का क्या काम है, कहें सर लिए हैं कुछ, मतलब उसमें लिखेंगे, नोट आउट करेंगे, जो पॉइंट बताया जाएगा। उसने कहा अच्छा ठीक है जाओ, उसको क्या पता इसमें बंदूक रखा गया है, छोड़ दिया। वो गया अंदर चला गया। जब अंदर गए तो वहाँ देखे ओ डायर जो है स्पीच दे रहे थे, ठीक, संबोधित कर रहे थे लोगों को ओ डायर। तो ये ऐसे उसकी तरफ ऐसे जाते गए क्रमशः, एकदम ऐसे बुक लिए उसकी तरफ ऐसे जा रहे हैं, एकदम टोपी पहने हैं अंग्रेजों जैसे, एकदम पूरे एकदम जा रहे हैं। अब वो एकदम लेक्चर दे रहा है ऐसे एकदम माइक से, तो उसके पास जाकर खड़े हो गए। तब तक उसने देखा इसको एक टक, तो लेक्चर उसका बंद हो गया। इसने कहा, ऊधम सिंह ने कहा डायर ओ डायर, तुरंत कॉपी ऐसे लिए थे, कॉपी ओपन किए, बंदूक निकाले, कॉपी फेंके, सीने धाड़ 3 फायर किए उसको। और उसके बाद 3 फायर किए, फाक से खून फेंक दिया। उसके बाद फिर डेथ हो गई, गिरा तुरंत, मतलब लगभग सेकंडों में ही उसका, कुछ सेकंड में डेथ हो गया, मर गया ओ डायर। उसके बाद फिर बंदूक उसी के ऊपर ऐसे फेंक दिए थे। गार्ड आए, इनको पकड़ लिए, पकड़ करके फिर इनको फांसी की सजा दिया गया था। किसको, ऊधम सिंह को, ठीक। तो इनका वही मेन टारगेट था। इन्होंने कहा हमने अपना टारगेट कर लिया था। इन्होंने मारा किस सन में था वो भी जानते रहे, 1940 में। 1940 में
लंबा समय लगा, अरे तो इतनी जल्दी थोड़ी होता है। 1940 में मारे थे उधम सिंह, किसको? ओडायर को, जानते रहेगा 1940 में, 1940 में। तो ये था बच्चों जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद बता दें जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक बता दें कि ये जब कांड हुआ तो इस कांड को निरीक्षण करने के लिए एक कमेटी बैठाई गई, ठीक, हंटर कमेटी। कौन सी कमेटी? हंटर कमेटी। हंटर कमेटी बैठाई गई, भाई देखा जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कैसे। तो हंटर कमेटी में जो मेन व्यक्ति थे ना, उसमें कुल अंग्रेजों थे, उसमें एक भारतीय थे, उसमें एक क्या थे? भारतीय थे, जिसका नाम ऐसे कुछ करके है, शंकर ऐसे कुछ करके है, समझ गए कि नहीं? उसमें एक भारतीय थे अधिकारी लेवल के। तो ये जो है, ये अंग्रेज कह रहे थे कि भारतीय लोग जो वहाँ जलियांवाले बाग में उपस्थित थे वो उपद्रव कर रहे थे, इसलिए गोलियां चलाना पड़ा वहाँ हमें। तो जो हमारे भारतीय अधिकारी थे उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, वो तो अपने हाथ में डंडे तक भी नहीं लिए थे, कैसे उपद्रव मचा रहे थे? और डंडा तक नहीं लिए थे तो उपद्रव कैसे मचा रहे थे? ऐसे अंधाधुंध आप गोली चलवा देंगे? तो वो लोग इसकी बात ही नहीं मान रहे थे। इसने क्या किया पता है? इसने जो है इस्तीफा दे दिया हंटर कमेटी से, कहा कि हम इसमें नहीं रहेंगे, समझ गए? इस्तीफा दे करके हट गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मतलब कि पूरा मतलब अंग्रेज पूरी तरीके से नहीं मान रहे थे, समझ गए कि नहीं? जब अंग्रेज उसको माला फूल से चढ़ाएं कि तुम बहुत अच्छा काम किया, तो अंग्रेज मानेंगे इस बात को? तो जलियांवाले बाग हत्याकांड का जो घटना हुआ बच्चों 13 अप्रैल 1919 को हुआ, पूरे भारत का दिल को एकदम दहला देने वाली घटना थी। अब जान लीजिए कि इसके विरोध में भारतीय सोच रहे थे कि क्या करे कि अंग्रेजों को पीटे एक बार किसी भी कारण से। तो वही अब इसके बाद जो चलेगा 1920 में गांधी जी आगे आएंगे, 1920 में गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाएंगे इसी जलियांवाले बाग के विरोध में, और पूरे भारत के लोग इसका समर्थन करेंगे, अंग्रेजों का पूरा प्रबल विरोध होगा, समझ गए? अब ये बच्चों कहानी, ये हिस्ट्री अब आपका नेक्स्ट डे चलेगा। तो आज के लिए इतना है।